कक्षा के दूसरे भाग की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। एक बार पुनः आप सबों को सुप्रभात, स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन। मॉर्निंग मॉर्निंग। हम लोग केमिस्ट्री की ही कक्षा में अभी पहले भाग में एसिड बेस सॉल्ट को देखे, साथ ही कुछ बूस्टर फैक्ट और मिसलेनियस फैक्ट्स को भी देखने का अवसर मिला। और मैंने कहा भी कि आज की कक्षा से और कल की कक्षा तो मिला लीजिए तो लगभग 40 to 50% प्रश्न आने की संभावना है, जिसके अभी केमिस्ट्री के कई अध्याय शेष है। लेकिन बेसिक है, कभी कभी बेसिक पर जब फोकस किया जाता है तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा के दूसरे भाग में हम लोग रेडियो एक्टिविटी में हम परीक्षा की महत्ता की दृष्टि से उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। एसिड बेस में एटम मॉलिक्यूल का कोई महत्व नहीं था या एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई एक दूसरे से अलग है। ये हम लोग रेडियो एक्टिविटी को आज देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले इंट्रो, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, कितने एटॉमिक नंबर से ऊपर रेडियो एक्टिव कहलाता है, क्या फीचर होता है, कौन खोजा, किसने नामकरण किया। तो इस तरह के बेसिक फैक्ट्स मैं कहता भी हूँ कि क्वेश्चन बैंक अपने अपने परीक्षा के दृष्टि से जरूर देखिए और उसे समझने का मौका मिलता है कि किस स्तर पे जाकर उस टॉपिक में पूछा जा सकता है। बहुत बड़े स्तर में जैसे यूपीएससी वगैरह की परीक्षा में विज्ञान के प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। वहाँ रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक बार बहुत पूछेगा तो रेडियो आइसोटोप से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। वहाँ पूछेगा डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी, वहाँ मैंने कहा कि कृत्रिम वर्षा पूछ सकता है। मतलब उस तरह के साइंस जिसका संबंध करेंट से होता है तो वो ज़्यादा पूछता है। और आप लोग की परीक्षा में जो ट्रेडिशनल होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपकी परीक्षा में तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा किस देश में मिलता है। आपकी परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि थोरियम का एकाधिकार देश कौन सा है। हाथ ही रहे केरल का जो तट है, समुद्री तट, वहाँ थोरियम मोनाजाइट के रूप में मिलता है। और यूरेनियम में कजाकिस्तान। यूरेनियम में कौन सा देश है, पीचलैंड, तो उसका अयस्क है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के रूप में जानते हैं। जब स्मगलर सब स्मगलिंग करता है, कई ऐसे देश हैं जो स्मगलिंग के माध्यम से अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो विध्वंसात्मक है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के भी दो भाग होते हैं। एक सकारात्मक भाग होता है, रचनात्मक जिसको कहते हैं, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है। बम जो बनाते हैं वो डिस्ट्रक्टिव है। भारत एक ऐसा देश है जो दोनों बनाया है, दोनों पर काम किया है। रचनात्मक पर भी काम किया है, ऊर्जा भी बनाए हैं हम, बिजली भी बनाए हैं, कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग कर रहे हैं। परमाणु कृषि, परमाणु आइसोटोप जो अभी मैंने बताया, तो स्वास्थ्य सेक्टर में भी मैं उपयोग कर रहा हूँ, जल शोधन में भी उपयोग कर रहा हूँ। मतलब एक साथ कई रचनात्मक प्रोग्राम पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही रचनात्मक के अलावा जो गैर रचनात्मक है, हालांकि वो उसको डिस्ट्रक्टिव इस सेंस में नहीं कहेंगे कि हमने उसको अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपनी एकता अखंडता की रक्षा की आत्मरक्षार्थ हमने परमाणु बम बनाया है। कि हम किसी पर हमला नहीं, हमारी परमाणु नीति का पहला बेसिक थीम ही यही है कि नो फर्स्ट यूज। हम सबसे पहले हमला नहीं बोलेंगे, और उस देश में हमला नहीं बोलेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है। नेपाल हमें कितना भी परेशान करेगा, भूटान हमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान पे करेंगे। बांग्लादेश कितना भी करेगा, जिसके पास है उस पर करेंगे, जिसके पास नहीं है कितना भी लोग करेगा, कितना भी उत्पाद मचाएगा, भारत सरकार के माथे पर छौ नृत्य करेगा, कोई भी नृत्य करेगा, भारत सरकार उसको बर्दाश्त करेगा। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि उसको उतारेगा, बम पटक देगा। ठीक है कि नहीं? जो इजराइल करता है, इसका इस दृष्टि से इजराइल की कार्रवाई निंदनीय है। ठीक है कि नहीं? कि हमास की कार्रवाई तो निंदनीय है, वो तो आतंकी संगठन है।
आप तो एक जिम्मेवार संप्रभु राष्ट्र हैं, ठीक है कि नहीं? आपको भी इन सब बिंदुओं पे ध्यान रखना है। खैर उसकी अपनी पॉलिसी है, आयरन स्टिक पॉलिसी, कि हमको यदि छेड़ा तो हम बर्बाद कर देंगे। जैसे होता है ना, हमको छेड़ा तो हम भी तुमको छेड़ेंगे, हम तुमको छेड़ाएंगे, ये नहीं है। इसका है कि हमको तुम छेड़ा तो हम तुमको बर्बाद करेंगे, वही नीति पे चलती है। जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत सॉफ्ट पॉलिसी वाला स्टेट है, अब जाके थोड़ा सा हम हार्ड पॉलिसी अपनाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करते हैं, अब जाके थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए। उसका परिणाम है सामने। याद देखो कि जो पहले की कार्रवाई होती थी पाकिस्तान की, उस कार्रवाई में बहुत हद तक कमी आ गई है। तो अभी अमेरिकी कश्मीरी शॉल वाला आया था, उससे मैंने पूछा क्या लाभ, हम तो ऐसे ही पूछते हैं सबसे निरपेक्ष रूप से। तो बड़ा अच्छा बात कहा कि सर पहले से ज्यादा विकास हुआ, हमारे गांव तक सड़क नहीं बनी थी, सड़क बन गया, बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंच गया। 370 तो अमीरों के लिए था सर, गरीबों के लिए हमारे जमीन की कीमत वहां जो 1 लाख में नहीं मिलता था, 20 लाख में मिलती है। तो उसको अब यही चीज क्या लगता है, यही चीज परिवर्तन लगता है, ठीक है कि नहीं? उसके गांव में आज 370 हटने के बाद सरकार के इंटरवेंशन के बाद आज उसके गांव में उसके लिए आजादी क्या है? उसके लिए आजादी है रोजगार, उसके लिए आजादी है बिजली, उसके लिए आजादी है कि सड़क पहुंच गया, उसके लिए यही आजादी है। उसके लिए आजादी होगी कि उसकी जमीन की कीमत वो बेचना चाहता है तो 20 लाख में बिकता है उसका जमीन, मतलब जो पहले 1 लाख में नहीं बिकता था क्योंकि बाड़ी के लिए था नहीं, अब तो आप भी जाते हैं और खरीद रहे हैं जमीन को, ठीक है कि नहीं? कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज है और उसके आधार पर खरीद रहे हैं, तो प्रक्रिया चेंज हुई है, तो स्वाभाविक है कि उसकी आर्थिक जो पक्ष है वो मजबूत हो गए हैं। खैर ये सब तो एक बिंदु है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग हालांकि रेडियो एक्टिविटी में उन सब बिंदुओं पे चर्चा होती है। परमाणु बम का संबंधी रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है? जब भी हम रेडियो सक्रिय तत्व की चर्चा करेंगे, यूरेनियम की चर्चा करेंगे, प्लूटोनियम की चर्चा करेंगे, वहां बम आएगा ही, क्योंकि बम बनाने का आधार ही क्या है? वही यूरेनियम प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो अब पहले हमें यह देखना है कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। तो ऐसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या 82 से अधिक होता है और जिसके नाभिक अस्थायी होते हैं और जो स्वतः अल्फा बीटा गामा रे का उत्सर्जन करता है, उसे हम रेडियो एक्टिव कहते हैं और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस लाइन से शुरू करते हैं। चाय लाया था, चाय ला ही देना का पर्याप्त नहीं है, तुम तो वर्षों से मुझे जानते हो। ये भी कहना कि सर चाय पी लिया, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, और पढ़ते समय भी भूल जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। बिस्किट तुम लोग के लिए वो है, ये भी इसको पता है। चलिए ठीक है, तुम्हारा आग्रह है तो मैं ही खा लेता हूँ। हाँ चलिए, कहाँ पे लोग? रेडियो एक्टिविटी, हाँ ये तो पूरा लिख लिया, पूरा इसमें लाल पीला भी लगा दो थोड़ा सा। देखो ऐसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर 82 से अधिक है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 82 से अधिक है, 82 से अधिक है, और नाभिक अस्थायी है, न्यूक्लियस अस्थायी है, और उस अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए नाभिक अब अस्थायी होना चाहेगा, तो उस अस्थायित्व को प्राप्त होने के लिए, उस अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है, जो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है,
अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो सक्रियता। ठीक है, उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं। और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसको जिसने खोजा था उसका नाम था हेनरी बेकरॉल, इसीलिए उसको रेडियो एक्टिव का क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं, और रेडियो एक्टिव का इकाई भी कहते हैं, यूनिट। यदि पूछे कि रेडियो एक्टिव की यूनिट क्या है, तो बेकरॉल। ठीक है, रेडियो एक्टिव के जनक कौन है? बेकरॉल। नामकरण क्यों नहीं किया? तो देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल जो लिखना लिख सकते, और इसे ही जनक भी कहा गया और इकाई भी कहते हैं। 82 एटॉमिक नंबर से अधिक हो, एक फीचर हुआ। दूसरा क्या है? अस्थायी नाभिक। तीसरा क्या हुआ? अस्थायी को अस्थायी में बदलने के लिए अल्फा बीटा गामा का, और इसके जनक कौन हुए? इसकी इकाई क्या हुई? नामकरण। अभी इधर नामकरण, नोमेनक्लेचर कौन दिया? इसका नोमेनक्लेचर दिया मैडम क्यूरी। इनके खानदान में सब नोबेल पुरस्कार भी देता है, बेटी, दामाद, पति। ठीक है, उन्हें प्रेशर होता है कि एलडीसी यूडीसी की परीक्षा है, जैसे दरोगा की परीक्षा है कि सब खानदान सब दरोगे हैं। ठीक है कि नहीं? हमारे कल बीपीएससी में लड़का पास किया अभिराम एसडीएम में, आज यूट्यूब पे डाल भी देंगे। तो बड़ा अच्छा कहा कि सर हमारे जैसे फैमिली डॉक्टर होता है उसी तरह से हमारे सर हम लोग के फैमिली टीचर 11-12 लोगों ने, उसके चाचा भी वीडियो हैं झंझारपुर की मधेपुर में बीमल, वहीं से शुरू हुआ था। 35 साल के अवस्था में बीमल जी आए थे और कहते कि सर बीपीएससी हो जाएगा, हम कहे तैयारी कीजिएगा तब न होगा, कोई हम घोड़िया बाबा तो है नहीं। पहले तुम लोग जैसे बच्चा लोग नहीं आता था, बुढ़ा सब आता। ठीक है कि नहीं? एकदम चल देगा उसको, तो उस टाइप का। अभी क्या है, सब बच्चा था, ठीक से चलना उठना भी नहीं जानता है, तो इस टाइप का था। तैयारी किया, 4 साल पढ़ा हो गया, तो अब उसके बाद एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है कि नहीं? एक है ना कुंदन, अपने जज बना, एक ठो भाई बीसीओ है, एक ठो भाई दरोगा है, एक ठो भाई रेलवे में, मतलब उसका सब भाई जो है होता है फैमिली चिकित्सक, फैमिली शिक्षक हो गए। लिखो आए, तुम्हारा भी हम फैमिली शिक्षक। लिखो आए, क्या लो ये ज्यादा मैडम उधर पर ध्यान नहीं दिया करो, क्या पढ़ो। देखिए बैकग्राउंड इसको याद करने में दिक्कत हो रही है, मैडम क्यों नहीं तुरंत याद है। ठीक है, क्या लिखे? हाँ, नोमेनक्लेचर का मतलब इसका नामकरण कौन किया? इसका नामकरण किया मैडम क्यूरी। नेक्स्ट नोट में लिखो, नोट में क्यों बता रहे हैं कि मैडम क्यूरी ने 2 तत्व की खोज की थी, बताओ जी। वेरी गुड, लिखेंगे नोट। मैडम क्यूरी ने 2 तत्व की खोज की थी, एक पोलोनियम की
पोलोनियम की, एक पोलोनियम की और दूसरा रेडियम की। पोलोनियम और रेडियम की। इसी कारण उसे 1903 में, इसी कारण उन्हें 1903 में 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बार का सबको याद है ना? 2023 का सबको याद है ना? नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? हम तो कितना बार बताए हैं, जब फिर एक दिन बता देंगे, ठीक है? उसको याद कर लेना। ऐसे भी इम्पोर्टेंट प्राइज जो होता है उसमें नोबेल पुरस्कार साहित्य, शांति, ठीक है, अर्थशास्त्र, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तब याद रखो उसका। और आजकल तो थीम भी पूछता है कौन सा विषय पर फिजिक्स में मिला, किस विषय पर केमिस्ट्री मिला, ये सब एकदम क्विज पे रखिए। अभी विषय से विषांतर नहीं होना चाहिए। अभी पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिक भी होता है। रेडियो सक्रिय तत्वों में सबसे अधिक समस्थानिक किसकी होती है आगे बताएंगे भी। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइसोटोप्स, आइसोबार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो यही है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट खंड है और थोड़ा नाभिक के विषय। अब परमाणु अणु ये सब तो थोड़ा बेसिक चीजें हैं, तो ऐसे भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जानना समझना चाहिए। तो पोलोनियम और रेडियम, इस दो को याद रखिए। 1903 नोबेल पुरस्कार, उसको भी याद रखिए। फिर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज, कृत्रिम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज एरिन क्यूरी और दामाद जोलियट ने किया। एरिन क्यूरी, एरियन क्यूरी बेटी का नाम था। एरियन क्यूरी और दामाद जोलियट ने किया। दामाद जोलियट ने किया। देखो, दामाद भी चुन ही के लाई थी। बेटी दामाद दोनों जो है सो दिन भर शोध ही करता रहता था नोबेल पुरस्कार। वैज्ञानिकों की जिंदगी भी अजीब तरह की, हमेशा सोचता रहता है, चिंतन। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारा चिंतन का स्तर दूसरा होगा, विद्यानंद के चिंतन का स्तर दूसरा होगा, और आलोकित जी का तीसरा होगा। निक्कू आओ तो खैर निक्कुए बाबू। ये तो हमारे विवेक जी तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि निक्कू मेरे मोबाइल को हैक कर लेता है, ठीक है, और क्या कहता है, फोटो साट देता है किसी और का। खुद ही से निकलता है सबको। देखो, मेरे सामने आके बहुत बोला बनता है, ठीक है। हालांकि पढ़ाई में सुधरा है, पहले से सुधरा है। जब से वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंडिया हार गया है, यदि जीत जाता तो ये सब पागल हो जाता। अच्छा हुआ, कभी कभी भगवान जो करते हैं, नहीं कुछ लोग को पागल होने से बचा दिए, नहीं तो लोग रात भर में पागल हो जाए। चलिए खैर भूल जाएंगे। कष्ट तो हमें भी बहुत है, अभी तक कष्ट हम तो पचा नहीं पा रहे, लेकिन पचाना पड़ता है। भरपाई कर रहा है, T20 से जीत कर सब भरपाई कर रहा है, लेकिन ये चकमा भी बहुत खड़ा है। आगे लिखो, डायलॉग खत्म। लिखो, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी। नोट में लिख देंगे कुछ प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी सक्रिय पदार्थ है। निम्नलिखित नोट, निम्नलिखित प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम। निम्नलिखित प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। नोट, दो
दो स्तर पे लिखते हो ना, एक तो बूस्टर फैक्ट लिखते हो लास्ट में, अब बीच बीच में नोट भी लिखाते रहते हैं। नोट पहला है यूरेनियम, वेरी गुड, यूरेनियम। और यूरेनियम का अयस्क कभी नहीं भूलना, पीच ब्लेंड, तो लिख देंगे ब्रैकेट में अयस्क पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड U3O8 होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है पीच ब्लेंड लिखो ना, कोई बात नहीं। और दूसरा लिख देना नोट में, येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं, येलो केक, येलो केक। ये नहीं पूछना सर इसको खाया जाता है क्या, येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने भी पूछा था 94 में, इसी के आसपास, ठीक है। तो इसीलिए इस तथ्य पर नजर रखिएगा, ठीक है। यूरेनियम ऑक्साइड उस समय चर्चा में आया, कहा ही मैंने पहले कि कंटेम्पोररी टाइम का ही फैक्ट को बड़े स्तर पे पूछा जाता है। और आप लोग वैसे जो हट्टे कट्टे हैं, वो यूपीएससी की एक परीक्षा आती है असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसको जरूर दीजिए, वो आसान परीक्षा होती है। जितना पढ़ा देते हैं उसके आधार पे आप समान अध्ययन आराम से 70% बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा सा अपग्रेड यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कमीशन मुखी ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो 85-90% बड़ी आराम से बन जाएगा। अभी नहीं गया सर 100 में 100 क्यों नहीं बनेगा, गलती तो कीजिएगा, वो तो निश्चित है। अपनी आगे कैसे लिखना होता है तो आराम से पास कर जाता है, इसका दौर है। और गस्टेड ऑफिसर की नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, और उसका जो प्रमोशन होता है आईपीएस में भी हो जाता है 12-14 साल में। तो इसीलिए वो सेवा थोड़ी सी टफ होता है। टफ शुरुआती दौर में तो सेवा टफ होती है, पुलिस लाइन की तो ऐसे भी छोटा हो कि बड़ा हो, वो तो टफ होगा ही। सिविलियन ऑफिसर थोड़ा आरामदायक होता है, लेकिन पुलिस और सेना में आप चाहिएगा, सेना का बड़ा से बड़ा जवान भी वो उसका ट्रेनिंग काफी कठिन होता है, जितना बड़ा उतना कठिन। मूल व्याधि एक है, जो हट्टा कट्टा है, जिसको अपने शरीर में भरोसा है ना, गुमान कि हम 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक लड़का था ना, है अभी भी होगा सर, नहीं कहता है कि सर हम तो जब 10 किलोमीटर दौड़ते नहीं है, हमको नींद ही नहीं आती। तो ऐसा लोग ही वहां तक जाता है। मूल बिंदु पे आइए, इसमें से लड़की सब यदि 10 किलोमीटर किसी दिन तो हो सकता है 10 दिन तक उठेगी ही नहीं, ठीक है कि नहीं। मूल में आइए, और चाय पीते हुए बताना अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहले करता था, पहले 2-4 साल पहले तक हर लड़का करता था, जो भी एक आध दो जो उस तरह का टैलेंट होता है। यूपीएससी है ना, यूपीएससी के इंटरव्यू लेता है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दीजिए, कोई भी परीक्षा को यह नहीं मान लीजिए कि हमारे पास में नहीं, पढ़ लेना है। मूल चीज क्या है, पढ़ लेना है बस। थोड़ा सा उसमें कंसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट इतना ही रहता है, लेकिन कंसेप्शन बेस्ड क्या मतलब, 1 सही है, 1-2 सही है, 2-3 सही है, तो थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा मांगता है। जैसे है ना, इसमें तुक्का चलता है, इस सब जिस स्तर पे आप देते हैं इसमें तुक्का खूब चलता है, लेकिन उसमें तुक्का नहीं चलेगा। उसमें जब तक परफेक्शन नहीं रहेगा तब तक कि मिट्टी में नहीं, क्षार को कम करने के लिए क्या मिलाएंगे, अभी ना, ठीक है कि नहीं तो कहां से कहां चले जाएंगे। आगे देखिए, कहा थे लोग, येलो, ठीक है, येलो एक हो गया। दूसरा देखो, अच्छा यूरेनियम का लीडिंग स्टेट कौन सा है, कजाकिस्तान। तो लिख देंगे ब्रैकेट में, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में। सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में सबसे अधिक कजाकिस्तान में होता है।
यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ होता है? कजाकिस्तान में होता है। यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ होता है? कजाकिस्तान में होता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है थोरियम। थोरियम दूसरा प्राकृतिक जो सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें थोरियम है। थोरियम का ब्रैकेट लिख दो, इसका एस को मोनाजाइट कर दो, तो ब्रैकेट लिखो मोनाजाइट। मोनाजाइट, तो मोना तो याद रहेगा ही, और जाइट लगा देना, ठीक है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? ठीक है जी, आप मीटिंग में क्या? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है सर, एक रुपये है तो बात होती है, ठीक है, नमस्कार। और कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। मोनाजाइट, आगे लिखिए। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में, तो लिखेंगे डैश, भारत में सबसे अधिक, और केरल के बालू के तट पर। इसके बाद है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम पोलोनियम, प्लूटोनियम, रेडॉन इत्यादि। तो चार नाम लिख लो, प्लूटोनियम, पोलोनियम, रेडॉन। रेडॉन क्या है? इनर्ट गैस। रेडॉन क्या है? इनर्ट गैस, ध्यान रखिएगा। रेडॉन, तो पहला क्या क्या है? दूसरा, तीसरा, ये 4-5 एकदम टिप्स पे रखिए। और सबसे अधिक समस्थानिक इसमें किसका है? पोलोनियम का है। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है जिसका परमाणु संख्या समान, समस्थानिक, समान स्थान पर, समस्थानिक, सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक वेट डिफरेंट, तो उसको कहेंगे समभारी। क्या होता है आइसोबार? समान परमाणु भार और समान परमाणु संख्या। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स? कौन कौन? अच्छा, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है कि जिसके 3 आइसोटोप्स और तीनों के अलग अलग नाम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन में लिखा देंगे, आइसोटोप्स में जाएंगे तो लिखा देंगे। अभी हम चर्चा कर दे रहे हैं, तो चर्चा करने से भी सुनते सुनते भी कुछ याद होगा ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और बिहार की परीक्षा में ड्यूटेरियम का ऑक्साइड कभी नहीं भूलिएगा, T2O, जिसको भारी जल कहते हैं, हेवी वाटर, ठीक है। अब हेवी वाटर के इंडिया में पहला संयंत्र है नांगल पंजाब, वेरी गुड, कई संयंत्र है, ठीक है कि नहीं? इसको कॉपी के ऊपर में लिखिए। T2O को भारी जल कहते हैं, T2O, D2O, ये भारी जल है। तो कौन खोजा है? वेरी गुड, बड़ा तेज हो गया। यूरिया और पासवर्ड, ठीक है। यूरिया और पासवर्ड, यूरिया और पासवर्ड, यूरिया और पासवर्ड, ठीक है। किसका? T2O का खोजा। और इसका अभी ये लिख लो कि इंडिया का पहला भारी जल संयंत्र नांगल है। इस स्तर की परीक्षा में बराबर पूछता है। इंडिया का पहला भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में, भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में, नांगल पंजाब में, नांगल पंजाब में है, नांगल पंजाब में, ध्यान रखिए। तीसरा बिंदु, यहाँ पर यह भी ध्यान रख सकते हैं
और तीसरा बिंदु ये क्या है कि D2O का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं? तो हम मंदक में करते हैं, परमाणु रिएक्टर के मंदक में करते हैं। तो भी एक पॉइंट लिख देना, भारी जल का उपयोग, भारी जल का उपयोग, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंदक में करते हैं, मंदक में करते हैं। भारी भारी न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक, मंदक मतलब होता है मॉडरेट करने। जैसे यहाँ पर मेरा भूमिका है, तो हमारी भूमिका कंट्रोलर के लिए है, हमारी भूमिका मॉडरेटर की नहीं। बाहर में देखते हैं जब छूटता है तो हुल्ले रे हुल्ले, हाँ बोल रे दोस्त, हाँ जल्दी, अरे मास्टर सामने रहो, कहाँ जल्दी। तो अपना बाहर में एकदम बेकंट्रोल रहता है, हम पे नजर गया तो अपना विचार चुप हो गया, हम तो सुन रहे हैं। विशेषकर अभी नहीं, रात में जब कभी बैच टूटता है, ठीक है कि नहीं, अंधेरा जब रहा कभी, तो हम विद्यार्थी के बीच में हम भी रहते हैं, ठीक है, नहीं देखा अपना देर रोजगार व्यक्त कर रहा है, पूरा अपना अच्छा ही रोजगार व्यक्त करता है, कुछ खराब नहीं करता है, ठीक है कि नहीं। हम बोल रहे बोल मास्टर बा, हाँ सामने रहो, तो तू फोन क्या कर रहे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह का वर्ड बोलता है मास्टर बा, चूंकि बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी जो जिस परिवेश में आप अभी पले बढ़े हैं, तो स्वाभाविक अच्छे परिवेश में रहेगा तो कहेगा करे सर जी गुरु जी सामने में थे, तुम ऐसे कर रहे थे, क्या होते यार तुम, यदि वही परिवेश थोड़ा सा पटाख है तो कहेगा कि मास्टरबा सामने ही में रहूँ, जगह छोड़ो हमरे। ठीक है, इस तरह का सुनने को कभी कभी मिलता है, तो गुस्से भी आती है, हंसी भी आती है, चलिए ठीक है। अब फिर पीछे में हाथ रख देते हैं तो बिगड़ता है, हाथ क्या रखेंगे। जैसे ही देखता है, ठीक है, तो जैसे ही देखता है तो उसको एक दिन जा रहे थे गाड़ी से, उसके इतना बहुत सब डॉल था भाई, धर्मेंद्र जी टाइप का लड़का था, कि मेरी गाड़ी वाला सट गया उससे, तो उसको मोटरसाइकिल रोका, ऐसे करके आया, जैसे ही ऐसे करके आया, ठीक है, और ड्राइवर को कुछ कहना चाहा कि हम पे जो नजर गया, उसके बाद अगले दिन मैं उसको खोजता रह गया, मेरे भी माइंड से निकल गया, बात खत्म। क्या स्टाइल में गाड़ी रोका, देखो तो इस क्लास में कितना शब्द, इसीलिए जो ज्यादा शब्द रहता है ना, हम उसमें ज्यादा इस क्लास में तो पता ही नहीं चलता है कि यार ये धर्मेंद्र है, इसका जो क्लास, उसका जो रोड पे देखिएगा क्या स्टाइल में गाड़ी रोकता है और पीछे मुड़ता है, नहीं होता है जैसे जब शूटिंग वूटिंग चल रही है। आगे चलिए नेक्स्ट। अरे तुम क्या, तुम तो 56 फुट का है, तो तुम्हारा क्या स्टाइल 3 फुट का होता है। हाँ, कहा थे बड़े अच्छे जगह। तो मॉडरेटर का यही काम, मॉडरेटर का काम क्या है, घर में जो गार्जियन होते हैं कंट्रोलर भी आते हैं, मॉडरेटर भी आते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जल का मॉडरेटर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका है, ठीक है कि नहीं। तो खैर अभी भारी जल में नहीं थे, भारी जल की परिचर्चा चली गई, और इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कल एक दिन कल बताए थे ड्राई आइस, सॉलिड CO2, उसको भी नहीं भूलना है। ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ड्राई आइस, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ये सब बिहार से लेके बंगाल तक की परीक्षा में पूछी ही जाती है। और ड्राई आइस और भारी जल, अब पहला संयंत्र याद रखना है, कुल मिला के 7 संयंत्र है, ठीक है कि नहीं, लेकिन पहला संयंत्र तो आप लोग जरूर याद रखिए। नेक्स्ट आगे लिखिएगा नोट में ही, रेडियो सक्रिय तत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, GM काउंटर का इस्तेमाल करते हैं, गीगर मूलर 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 काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। चलो, तो ये हुआ इंट्रो, क्या
बंदर। देखो एक बंदा दूसरे बंदर को देख रहा है, हम तो वही देख रहे थे कि कौन भाग के देखता है। एक बंदा निकला कूद के देख रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। चलिए देख, छठ के दिन भी कई बंदर लोग आ गए थे 40-50 की संख्या में। तो बड़ा अच्छा रहा। मैं नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था, वो नीचे से ऊपर चढ़ रहा था। एक बंदर दूसरे बंदर को देख रहा था। अब हम सोचे कि यदि पीछे घूमे तो गए, तो मैं कहा ऐसे ही तू भी क्या, देखो कितना अनुशासित लगता है कि कोई विद्यार्थी हो। वो भी क्या किया, अपना पीछे मुड़ा। जब बॉस जब चला जाता है तो उसके साथ उसका चेहरा सब रहता है, वो सब भी सब चला गया, ठीक है कि नहीं। हमको बड़ा अच्छा लगा। देखो बंदर भी मेरी बात हम कहे डरते हुए, हम कहे अब वो भी क्या किया कि पीछे मुड़ करके चला गया। अब वो जैसे ही गया तो उसके पीछे जितना भी था वो सब चला गया। तो लगा कि नहीं, कि अभी भी हमारा पुराना लक्ष्य था। अरे तुम क्या कर, वो देखा है उस समय से हम पे हंस रहा है, अपना वो देखा है। कहा थे ये काउंटर हो गया, तो इंट्रो तैयार है। इंट्रो में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है कि नहीं। अब आइए, मैंने दूसरा क्या बोला था कि अल्फा बीटा गामा अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का विशेषता याद रखिए, तो लिखिए भाग 2। अब लिखो भाग 2, अल्फा बीटा गामा की विशेषता। अल्फा बीटा गामा की विशेषता, और इसी विशेषता की कड़ी में मैं विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या करूंगा। अल्फा बीटा गामा की विशेषता, इस पर टिक लगा लो। अल्फा बीटा गामा की विशेषता, और इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे इंट्रो के तुलना में ये पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंट्रो भी पूछता है, लेकिन उसकी तुलना में ये पार्ट क्या है, इंट्रो में तो इतनी चीज बताए हैं कि पूछेगा, ऊर्जा भी बता दिए, ज्योग्राफी भी बता दिए, करेंट भी है उसमें, सब कुछ है, तो स्वाभाविक है कि पूछेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ आप उस अल्फा बीटा गामा की विशेषता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा अल्फा बीटा गामा में कौन सा तरंग है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गामा। वेरी गुड। तो इसीलिए पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का जो अन्वेषण, छिद्रान्वेषण है, वो यही करेंगे। अल्फा, सबसे पहले लिखो अल्फा किरण की विशेषता। अल्फा किरण की विशेषता, अल्फा की विशेषता। अल्फा की विशेषता पहला क्या है, बचपन से पढ़ रहे होंगे 5th क्लास से, धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो लिखेंगे धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, धन आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज। बेकरल ने खोजा था, बेकरल ने खोजा, बेकरल ने खोजा, बेकरल ने खोजा। और दूसरा, इसे हीलियम के नाभिक के समान माना जाता है। अल्फा को हीलियम के नाभिक के समान माना जाता है। तो हीलियम के नाभिक को हम निरूपित किससे करते हैं, हीलियम 2 और 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, अभी तुम लोग को एक दिखाए थे, हम एक चार्ट कहे थे कि 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक जरूर याद रहना चाहिए, और साथ में उसका एब्रिविएशन। ऐसा नहीं कि हीलियम मैंने He लिखा तो आप HI लिखिए, हाई नहीं, तो हाई नहीं लिखना है, HE हीलियम, ठीक है। तो निरूपित किससे पूछता है, अल्फा को किससे निरूपित करते हैं, अल्फा को निरूपित करते हैं हीलियम 2 और 4। तो लिखेंगे अल्फा को हीलियम के नाभिक, अल्फा हीलियम के नाभिक के समान पाया जाता है, और इसे निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। तीसरा है, इसका मास, अल्फा का मास हाइड्रोजन के मास के 4 गुना होता है। हाइड्रोजन के मास का 4 गुना होता है।
हाइड्रोजन के मास का 4 गुना होता है। हाइड्रोजन के मास का 4 गुना होता है। अल्फा में इतनी बात याद रख लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज, बैकग्राउंड, हीलियम नाभिक, काफी है। लिखने के तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश का वेग का 1/10वां भाग होता है, तो सब पॉइंट पुराने के लिए, मतलब कॉपी मोटी है, ठीक है कि नहीं? आपकी कॉपी क्या रहेगी? मोटी रहेगी। तो लाइन लिख दो, अच्छा ही है। इसका वेग, अल्फा का वेग, अल्फा का वेग प्रकाश के वेग का, अल्फा का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। 1/10वां भाग होता है। 1/10वां भाग होता है, ठीक है? अल्फा खत्म। अल्फा में हीलियम नाभिक याद रखिए, कम से कम अल्फा में बैकग्राउंड याद रखिए, पॉजिटिवली चार्ज याद रखिए, खत्म। अब आइए बीटा, बीटा रे की विशेषता। अब बीटा रे की विशेषता कौन खोजा? रदरफोर्ड। लिखेंगे रदरफोर्ड ने खोजा, रदरफोर्ड ने खोजा, रदरफोर्ड ने खोजा। ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह भी होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी होता है। वेरी गुड, ठीक है? इसीलिए इसे लिखेंगे, इसीलिए इसे कैथोड किरण के रूप में, इसीलिए इसे कैथोड किरण के रूप में भी जाना जाता है। किसको? बीटा। इसीलिए इसे कैथोड किरण के रूप में जाना जाता है। कैथोड किरण के रूप में जाना जाता है। कैथोड किरण के रूप में जाना जाता है। किसे? किसे? ठीक है, नेक्स्ट बीटा हो गया। अब लिखेंगे, लेकिन इसमें एक भी लिख देना, हाइड्रोजन के मास के, इसे या इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/1837। वेरी गुड, 1/1837वां भाग होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। 1837वां हुआ 1837। ये नहीं कि व्हाट 1837, तो व्हाट 1837 की जगह लिखिए 1837, ठीक है? ये हुआ बीटा की विशेषता। बीटा की विशेषता में एक ही तथ्य याद रखिए, कैथोड किरण, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। यदि कभी पूछेगा तो वही पूछेगा, या पूछा है तो उसी के आसपास के तथ्य पूछे। लेकिन हमको पढ़ाना है गामा, और हमको पढ़ाना है, इसमें पढ़ाना तो सब है, सब पढ़ा दीजिए, लेकिन जो बताना है और याद रखवाना है, और वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण, जिसको किसी भी स्थिति में भूलने नहीं देना। जिसकी खोज कौन किया है? जिसकी खोज, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण, मैक्सवेल, जिसकी खोज कौन किया है? अभी आ रहे हैं हम, गामा में नहीं है, हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चले गए, लेकिन अभी गामा नहीं। देखो गामा नहीं, गामा नहीं, गामा नहीं। इसकी खोज बिलार्ड ने किया था, पॉल बिलार्ड। इसकी खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। पॉल बिलार्ड, बिलार्ड को बिलाई लिखता जानती हो ना? बिलाई में डॉल लगा दो उसके ऊपर, तो बिलार्ड है, ठीक है? बिलार्ड क्या बनता है?
खूब मुस्कुरा रहा है, वो चिल्ला रहा है, मुस्कुरा रहा है। गजब। एक जंतु दूसरे जंतु की पीड़ा को समझ नहीं आता। ठीक है, अब तो कहाँ थे हम लोग? गामा रे। तो गामा रे की खोज किसने किया? और ये क्या होता है? उदासीन। गामा क्या होता है? और सबसे बड़ी बात है गामा में, ये कम रेंज वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी खोज विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने किया। और हमें मूलतः तो यही बताना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उसका खोजकर्ता कौन कौन से है, उसका उपयोग कौन कौन सा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो लिखेंगे यह उदासीन होता है और यह कम रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह कम रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कम रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आइए, आप पूछेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसा वेव जिसको भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग जिस वातावरण में हो, कौन सा वातावरण? ये भौतिक वातावरण, तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखेंगे एक ऐसा वेव जिसमें कोई भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक ऐसा वेव निर्वात में भी गमन कर सकता है। एक ऐसा वेव जिसमें कोई भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसकी खोज मैक्सवेल ने किया था। ध्यान रखिए कि इसकी खोज पॉइंट करके लिख लो, कितना अच्छा तो लिख रहे हो, फिर टिक लगाओ। इसकी खोज मैक्सवेल ने किया था। और यह ट्रांसवर्स वेव होता है। एक पॉइंट और लिख देना, यह कैसा वेव होता है? ट्रांसवर्स। ऐसा वेव जो लंबवत कंपन करता है। ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है? जो लंबवत कंपन करता है। तो लिखेंगे ऐसा तरंग जो लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लंबवत कंपन करता है, उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमको इंट्रो में बताना ही, लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो क्या है? इसका उदाहरण। तो लिखेंगे इसके उदाहरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उदाहरण है, पहला गामा रे, दूसरा एक्स रे, गामा रे, एक्स रे को कौन खोजा था? रंजन, रोंटगेन। इंडिया में उसको हम लोग रंजन कहते हैं। इसलिए देखोगे कि एक्सरे का जितना दुकान है सब रंजन एक्सरे रहता है। ठीक है कि नहीं? और हाँ सुन लो, कई जगह लक्ष्य लस्सी वाला, लक्ष्य सैलून, लक्ष्य अल्ट्रासाउंड, लक्ष्य एक्सरे केंद्र खुला हुआ है। इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। लक्ष्य स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है कि नहीं? होता है कि जब कोई चीज प्रसिद्धि प्राप्त करता है तो उसके आसपास वाला, जैसे देखोगे श्यामा मंदिर के हर स्टॉल, हर दुकान में श्यामा लगा हुआ है। नहीं, श्यामा लस्सी, श्यामा लहठी केंद्र, श्यामा प्रसाद केंद्र। तो उसी तरह से लोगों को जो मन में होगा कि सर आपके नाम पर कुछ छूट मिल सकता है। हालांकि विद्यार्थी सभी है, सैलून वाला तो विद्यार्थी ही है, तो तैयारी भी करता है, ऑनलाइन करता भी है, और कठिन परिस्थिति में पढ़ता है। ठीक है कि नहीं? एक से एक आपको लक्ष्य मिल जाएंगे जो कठिन परिस्थिति, काम भी करता रहता है, पढ़ता भी है, तो आई तो नहीं है, कमाता भी है।
समझ गए? 2-4 हज़ार कमा के भी जाता है। हाँ देखो सर, तब आप कैसे खुश रहिएगा, हम भी जाकर सैलून काटे क्या? अरे ये नहीं कर रहा, ठीक है चलो आगे चलो। कहाँ से हम लोग? गामा एक्सरे। एक्सरे का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? एक्सरे का उपयोग बीमारी के इलाज में करते हैं, बीमारी की जांच में करते हैं। एक जांच होता है हृदय में यदि टीबी हो जाता है तो उससे, हालांकि टीबी का अस्थायी टेस्ट हम लोग किससे लेते हैं? मॉन्टेक टेस्ट, ठीक है कि नहीं? विराल टेस्ट से हम टाइफाइड का लेते हैं, वेरी गुड। वेस्टर्न ब्लॉट से, एलिसा से नहीं, पीसीआर से, कोरोना का इतना जल्दी तुम पीसीआर ले गया, ठीक है। आगे आरटीपीसीआर, ठीक है, तो आरटी हटा दिए, पीसीआर लिखो। नेक्स्ट एक्सरे हो गया ना। तीसरा लिख लो अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? जल के शुद्धिकरण, वेरी गुड। अल्ट्रा वायलेट रे का देखते नहीं हो, तुम्हारा जितना आरओ है सब में लिखा रहता है। अल्ट्रा वायलेट रे का उपयोग हम लोग, कौन सा जंतु है जो यूवी रे छोड़ता है, अल्ट्रासाउंड रे छोड़ता है? चमगादड़। एकमात्र मेमल जो उड़ता है, एकमात्र मेमल जो अंडा देता है, इकिडना ऑब्लिक प्लेटिपस। और दोनों का स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऐसे भी विविध जितने भी आपको वैरायटी का जीव जंतु है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है कि नहीं? जैसे इकिडना प्लेटिपस एकमात्र मेमल है जो अंडा देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो अल्ट्रा वायलेट में क्या लिखिए? जल के शुद्धिकरण। चौथा लिखेंगे विजिबल लाइट। विजिबल लाइट फिजिक्स में मनोज सर बताते भी हैं 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। तो लिखेंगे विजिबल लाइट, दृश्य तरंग 3900 एंगस्ट्रम से, रेंज इसका कहां से कहा? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। विवगियोर 7 रंगों से, विवगियोर, वैली आह पिनाला। जिंदगी में पहली बार ये सब सुन रहे हैं क्या? थे में पढ़े, तुम बोल रहे हो कि सातों का नाम बता दो तो तुम। हाँ हाँ हाँ, इसके सम्मान में ताली बजा। बचपन में बहुत तेज, मैट्रिक तक ही बहुत तेज था, तो अभी क्यों हो गया ऐसा? इतना विद्वान कैसे है? हद है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट आगे लिखिए। उम्र, अच्छा उम्र में झड़ता है ज्ञान क्या? वो उसको कहता है इसका उम्र ज्यादा हो गया है तो सब झड़ने घिसने लगा। तब तो सबसे ज्यादा मेरा ही घिस जाना चाहिए। नहीं, जब बहुत सारी जगह पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो उपमा में कहते हैं कि मुधर्म विद्वान, उद्भट विद्वान, तो हमको भीतर से बड़ी हंसी आती है, ठीक है कि नहीं? विद्वान शब्द एक अलग शब्द है, ठीक है? जानकार के वो ज्यादा अच्छा है। विद्वान का मतलब विद्वान, उद्भट विद्वान। किसी एक क्षेत्र में यदि कोई सीता पे ही बोल रहा है तो 2-4 दिन तक सीता पे ही बोलेगा। विवेकानंद सब क्या थे? शून्य पे बोले तो कई दिनों तक शून्य, वो लोग थे उद्भट विद्वान, ठीक है? हम लोग क्या है? तुम थोड़ा कम जानकार हो, हम थोड़ा अधिक जानकार है। हम लोग विद्वान नहीं है, हम लोग जानकार। बात समझा? डायलॉग है, समझ लो। कहाँ थे हम? बड़े अच्छे जगह पे थे। अल्ट्रावायलेट हो गया, इसका लिखे इंफ्रारेड। अभी कोहरा का समय, अब कोहरा में जो फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड। तो लिखेंगे ब्रैकेट, इसका उपयोग कोहरे फोटोग्राफी में होता है। कोहरे फोटोग्राफी में होता है, कोहरा फोटोग्राफी में होता है, और टीवी के रिमोट कंट्रोल में होता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में, अरे बीवी के नहीं, क्या लिखा है? टीवी के रिमोट, हालांकि रिमोट कंट्रोल बीवी के पास रहता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में होता है।
तो इसमें शादीशुदा लड़का है, अब होगा भी तो नहीं बोले। नहीं, हिमांशु जी आप है? नहीं ना, तुम है अभिषेक? नहीं सर, मेरा बाल विवाह नहीं हुआ है सर। उस वक्त तुम किसको देख रहा है? लड़का का पता नहीं ना चलता है, लड़की सबका तो बेचारी से का पता चल जाता है, लड़का से का तो पता नहीं चलता है। लिखो आगे। हालांकि आजकल लड़की का भी पता नहीं चलता है मेरे को, बात समझा? लिखो आगे। क्या करता है? सोना वाला अंगूठी से पता चल जाता है, लाल वाला घड़ी से नहीं। इसके बाद खामोश रहता है, बड़ा एकदम चुप रहता है, क्योंकि उसको ऊपर से ही सेंसर लगा रहता है। नहीं, लिखो आगे। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग। थे फोटोग्राफी, कोहरे की फोटोग्राफी में और टीवी के किसमें? किसका? टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक। चौथा है, चौथा नहीं, गलती हो गई, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? मानो बेतार संचार सिस्टम, ये जो तुम्हारा मोबाइल चलता है, ये किससे, किसका उपयोग से? माइक्रोवेव। लिखेंगे बेतार संचार प्रणाली, बेतार संचार प्रणाली, बेतार संचार प्रणाली, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल, उसको अपने भी लिख लो। मोबाइल, मोबाइल क्या है? वाईफाई क्या है? नहीं, वायरलेस फिडेलिटी, इसको कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। कभी कभी वाईफाई का भी पूरा नाम पूछ देता है, कॉपी के ऊपर में लिख लो। वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। क्यूआर कोड का क्विक रेस्पॉन्स। देखो, जो चीज का तुम डेली यूज कर रहे हो ना, उस पर अपने भी नजर रखो। क्यूआर कोड आजकल बहुत चर्चित है। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड तो तुम रोज कहते हो, लेकिन परीक्षा में आ जाता है तो घबरा जाता है। हम तो ध्यान आकृष्ट कर ही देते हैं, लेकिन अपने स्तर से भी तुम कुछ चीजों को तैयार करें। क्विक रेस्पॉन्स कोड, वायरलेस, जैसे वाईफाई रोज बोलते हैं, अरे वाईफाई से जोड़ दो वाईफाई, लेकिन जब पूछ देता है तो घबरा जाता है। सब तो एक ही रहेगा, लेकिन फिडेलिटी याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। हो गया? क्यूआर कोड हो गया। इसके बाद आइए, ये हम लोग नीचे में थे, माइक्रोवेव हो गया ना, और लास्ट है रेडियो वेव। रेडियो वेव, रेडियो वेव तो समझिए क्या, रेडियो वेव से हम लोग क्या चलाते हैं? रेडियो चलाते हैं। अब तो जमाना बदल गया, रेडियो का जमाना बदल गया, ठीक है। टीवी लिया, टीवी से मोबाइल ले लिया, तो सब कुछ हॉटस्टार पे देख लेते हो। नहीं, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, मैं कहीं आंकड़ा देख रहा था उस समय 4.5 करोड़ लोग देख रहे हैं। गलती हो गई, क्षमा कर दें। हम जिस समय वो आंकड़ा कलेक्ट कर रहे थे तो 4.5 करोड़। 1 घंटा क्या तुम कर रहा होगा, हो सकता है जब आगे लगा होगा तो 1 करोड़ पे आ गया होगा। तो डिपेंड करता है कि किस टाइम में आप देख रहे हैं। आगे चलो, नेक्स्ट। हो गया? तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो उदाहरण है, उसको एकदम कमांड कर लीजिए। कहाँ उपयोग होता है उसको ध्यान के, विशेषकर टीवी कंट्रोल, कोहरा फोटोग्राफी, जल का शुद्धिकरण और वायरलेस सिस्टम, ये और एक्सरे वगैरह सब तो याद रहेगा। और गामा का भी उपयोग करते हैं। गामा का उपयोग हम कैंसर के डिटेक्शन में करते हैं, केमोथेरेपी में करते हैं। तो नोट में कर दो, नोट में कर दो। केमोथेरेपी में गामा रेखा, केमोथेरेपी में, कैंसर के केमोथेरेपी में गामा रेखा, और रेडियोथेरेपी में एक्सरे का उपयोग करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। केमोथेरेपी में, केमोथेरेपी सब तो सुने होंगे ना कैंसर में, तो केमोथेरेपी में गामा का,
और रेडियोथेरेपी में एक्सरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक्सरे का उपयोग करते हैं। गामा रे का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऊंचा होता है। गामा रे का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है पर मिनट कंपन की संख्या, साउंड में पढ़ते होंगे। ठीक है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा और वेधन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है। आवृत्ति, ऊर्जा और वेधन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर बड़ा अच्छा गाना लगाया, नीचे से बजाते रहो। नेक्स्ट हो गया मतलब, तो एक अल्फा बीटा गामा की विशेषता क्या होगी? आधा भाग और बचा है और हम लोग अगले दिन इसको समय अनुसार सूचना के आधार पे आपको देखेंगे। अभी का अन्य बातें, बिना अन्य बातें का जा ही नहीं सकते। अब बूस्टर फैक्ट, अब लिखो वायरल फैक्ट, लिखो वायरल फैक्ट, वायरल फैक्ट, आज का वायरल फैक्ट आधा अगले दिन देखेंगे। ज्यादा पढ़ाना है ना, अत्याचार नहीं करना। लिखोगे वायरल फैक्ट, मतलब चेंज हो गया, बूस्टर था वो, आई हो गया वायरल फैक्ट। तो सर बैक्टीरिया फैक्ट लिखे, तो अपने हाथ की चीज है, नाम चेंज हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग, पहला कोबाल्ट 60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के रोग में करते हैं, कैंसर के रोग में करते हैं। सुमित जी बताइए, इन रिच यूरेनियम क्या होता है? इन रिच यूरेनियम क्या होता है? कौन बताएगा? इन रिच यूरेनियम क्या होता है? सुमित है ना, बताइए बताइए बताइए। हम पूछ रहे क्या होता है, क्या करता है उपयोग? अरे जिस यूरेनियम में 235 की मात्रा अधिक होती है, यूरेनियम के दो आइसोटोप्स हैं, 235 और 238, तो 235 की मात्रा जब अधिक होगी तो उसको रिच कहेंगे। बैठिए, तो लिखेंगे जिस यूरेनियम में जिस यूरेनियम में 235 की मात्रा अधिक होती है, उसे इनरिच यूरेनियम कहते हैं। इनरिच यूरेनियम कहते हैं, संवर्धित यूरेनियम, उसको हिंदी में कहते हैं संवर्धित, अंग्रेजी में कहते हैं इनरिच। इनरिच रात के अंधेरे में जब आप किसी जल क्षेत्र, तालाब से होकर गुजरते हैं और वट वृक्ष हो, साइकिल से चल रहे, अचानक से झपाक आता है, दूसरी तरफ जुगनू टीम तो आपकी एड्रेनलिन ग्रंथि एक्टिव हो जाता है और हार्ट बीट की संख्या बढ़ जाती है, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, घट जाए, और घट भी सकती हो सकती हो सकता है तुम्हारा घट रहा है, किसी का पत्ता अधिकांश का बढ़ जाता है। ठीक है, किसी हार्ट अटैक हो जाएगा तो क्या होता है? हमें वो नहीं कुछ पढ़ाना, हमको पढ़ाना है कि जुगनू में जो प्रकाश है वो किस रसायन की उपस्थिति के कारण,
हम पूछे रसायन का क्या, और हम भेजे भी। अब अगले बार से हम नहीं भेजे। हाँ, कौन बता, वेरी गुड, क्या बता रहे थे? लूसीफेरॉल, वेरी गुड। इसीलिए पीपीटी भेजते हैं। एक बार पढ़ के रखोगे तो बताने में अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं? एक लड़का भी बोल दिया तो उतना मेहनत से बनता है, एक एक चीजों को देखना पड़ता है। देखो, सामान्य टाइप कराना आसान होता है, पीपीटी बनवाना कठिन होता है, वो भी दरवाजा में, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए भेजे थे। लेकिन आप लोग तो महान सर है, हंसने से नहीं काम चलता है, ठीक है कि नहीं? देखते हो ना, हजारों लोग बैठते हैं, सैकड़ों पास करते हैं, कुछ पास करते हैं, जो सबसे ज्यादा काम करता है वही पास करता है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। लूसीफेरॉल लिखेंगे, जुगनू पे जुगनी का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश लूसीफेरॉल नामक रसायन में, लूसीफेरॉल नामक रसायन में ऑक्सीजन के फलस्वरूप होता है। लूसीफेरॉल, ठीक है, लूसीफेरॉल रसायन ऑक्सीजन के फलस्वरूप चमकता है। चलिए, तो वो हीटर जलाओगे, जाड़ा का दिन है, तो हीटर का जो कॉइल रहता है वो किसका होता है? नाइट्रोम का, निकेल और क्रोमियम। तो लिखेंगे हीटर का तार, हीटर का कॉइल, अभी नहीं कहना कि हीटर का कॉइल नहीं देखे हैं सर, हीटर का कॉइल नाइट्रोम का बना होता है, नाइट्रोम का बना होता है। लूसीफेरॉल नहीं लिखा जाता, तो ठीक है, किसका बना होता है? नाइट्रोम। तीसरा, परमाणु रिएक्टर की खोज फर्मी ने किया। परमाणु रिएक्टर की खोज फर्मी ने किया था, फर्मी ने किया था। आप लोगों ने डायनामाइट एक्सप्लोसिव का नाम सुना? क्या केमिकल नेम उसका क्या है? कौन बताएगा उसका केमिकल नेम? डायनामाइट बनाया था नोबेल, और उसका केमिकल नेम है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है? लिखेंगे डायनामाइट का रासायनिक रूप, डायनामाइट का रासायनिक रूप नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन है। और इसकी खोज नोबेल ने किया था। और देखो, उसके नाम पे हम लोग शांति का पुरस्कार देते हैं। नोबेल ने किया था, उसकी खोज किसने किया था? नोबेल ने किया था, उसकी खोज नोबेल ने किया था। किसकी? आजकल लिख देंगे, आजकल सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। रिकॉर्डिंग बंद कर। और अभी मैं कहा